प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, आप सभी का अपने वीडियो में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। हम अपने वीडियो सेक्शन में डीवी पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि डीवी के शैक्षिक चिंतन का क्या मूल्यांकन है। आपने डीवी का जीवन परिचय देखा, डीवी का दर्शन देखा, डीवी के दर्शन के विषय में जाना, डीवी के शिक्षा दर्शन के विषय में जाना कि डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षण की विधियाँ क्या होनी चाहिए इत्यादि डीवी के शिक्षा दर्शन को आपने अभी तक जाना। आज हम उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डीवी के शैक्षिक चिंतन का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या मूल्यांकन है, उसको आज हम देखते हैं। तो किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है और उसके आचार, विचार और व्यवहार में उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षा है। तब किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन इसी आधार पर करना चाहिए कि मनुष्य के अपेक्षित निर्माण में कितनी सहायक हुई अथवा हो सकती है। किसी भी शिक्षा शास्त्री के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन इसी आधार पर करना चाहिए कि उस शिक्षा शास्त्री का मनुष्य के अपेक्षित निर्माण में, उसके शिक्षा सिद्धांतों का, उसके शिक्षा के उद्देश्यों का मनुष्य के अपेक्षित निर्माण में कितना प्रभाव पड़ा या वो कितनी सहायक सिद्ध हुई। जॉन डीवी दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। प्रारंभ में ये आदर्शवाद से अधिक प्रभावित थे, इसके बाद ये प्रकृतिवाद की ओर झुके और अंत में जेम्स के प्रयोजनवाद से प्रभावित हुए और फिर इन्होंने इसी विचारधारा का पोषण किया। लास्टली ये प्रयोजनवाद से प्रभावित हुए और इसी विचारधारा को लेकर के इनका शिक्षा सिद्धांत है। इन्होंने उस वस्तु अथवा क्रिया पर विचार नहीं किया जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। इनकी दृष्टि से आत्मा परमात्मा का कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, इसलिए दार्शनिकों को इन विचार में ही नहीं पढ़ना चाहिए कि दार्शनिकों का इसलिए ये वैसी वस्तु या क्रिया पर विचार नहीं करते थे जॉन डीवी, जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, जिसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। इनकी दृष्टि से आत्मा परमात्मा की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, इसलिए दर्शन शास्त्रियों को इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए। दार्शनिकों का कार्य है कि वे समस्याओं का हल ढूंढें, जीवन में आने वाली, प्रत्यक्ष रूप से जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढे, उस पर विचार करें। जॉन डीवी ने अपने जीवन में यही कार्य किया, परंतु आत्मा परमात्मा को अपने विचार क्षेत्र में स्थान न देने के कारण ये इस जगत की अधूरी व्याख्या ही प्रस्तुत कर सके, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा में बिलीव नहीं करते थे, कहते थे कि उसकी कोई जीवन में व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, इसलिए इन्होंने आत्मा परमात्मा की व्याख्या सही नहीं की। मनुष्य ने तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐसे सत्यों की खोज की है जिनमें कोई परिवर्तन होता है। यदि हम डीवी की यह बात स्वीकार करें
कि अनुभव सिद्ध ही सत्य होता है, तो हमें कहना होगा कि डीवी का जो अनुभव था वह बहुत सीमित था, कि जो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वही सत्य है, ऐसा डीवी का कहना है। और इसी को डीवी सत्य मानते थे, तो हम कह सकते हैं कि डीवी का जो अनुभव था वह बहुत सीमित था। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में डीवी ने सचमुच बहुत बड़ा कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही अध्यापन कार्य से की और 1879 से 1930 तक लंबे समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। 1894 में ये शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए। यहाँ इन्हें दर्शन के साथ साथ शिक्षा शास्त्र पढ़ाने का भी अवसर मिला और ये शिक्षा से संबंधित समस्याओं से परिचित हो सके। इन समस्याओं, शिक्षा संबंधी समस्याओं से परिचित होने के बाद ये शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगे, चिंतन करने लगे, इन पर प्रयोग करने लगे और अपने द्वारा खोजे गए सिद्धांतों के निर्णयों को लेखनबद्ध करने लगे। क्योंकि मैंने आपको इनके जीवन परिचय में बताया है कि ये एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने शिक्षा के विषय में खूब सोचा विचारा और खूब लिखा भी। अगर जॉन डीवी के शिक्षा के संप्रत्यय का हम मूल्यांकन करते हैं तो जॉन डीवी ने एक स्थान पर लिखा है कि शिक्षा न तो अपने में साध्य है और न साधन, यह तो मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा न तो अपने में साध्य है और न साधन है, यह तो मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया है। इनके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो अंग हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। डीवी के अनुसार शिक्षा न तो साध्य है और न ही साधन है, यह तो मनुष्य के सामाजिक जीवन की प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के सामाजिक जीवन की प्रक्रिया है। इनके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो अंग हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो अंग हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। इन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य समाज में रहकर अपनी जन्मजात शक्तियों के आधार पर जो भी उपयोगी अनुभव करता है वही वास्तविक शिक्षा है। इन्होंने कहा, स्पष्ट किया कि मनुष्य समाज में रहकर अपनी जन्मजात शक्तियों के आधार पर, क्योंकि शिक्षा का अर्थ जब मैंने आपको बताया था तो उसमें बताया था कि सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, छिपी हुई शक्ति होती है। एक शिक्षक को बालकों में छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना और उसे बाहर निकालना है। तो डीवी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य समाज में रहकर अपनी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर, जन्मजात शक्तियों के आधार पर जो भी उपयोगी अनुभव करता है, जो भी उपयोगी अनुभव करता है वह वास्तविक शिक्षा है, वही वास्तविक शिक्षा है। उनके शब्दों में शिक्षा व्यष्टि में उन सब क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा किसी व्यक्ति में, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, शिक्षा किसी व्यक्ति में
उन सब क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने योग्य बनाए। डीवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने योग्य बनाए। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environmental and fulfill his possibilities. जॉन डीवी शिक्षा के संप्रत्यय संबंधी विचारों को, यदि हम जॉन डीवी के शिक्षा के कॉन्सेप्ट को, शिक्षा के अर्थ को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने शिक्षा को मनुष्य के जीवन की अभिन्न प्रक्रिया माना है। यदि हम जॉन डीवी के शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा के कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने शिक्षा को मनुष्य के जीवन की अभिन्न प्रक्रिया माना है और सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया माना है। शिक्षा को मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग तो माना ही है, साथ ही साथ शिक्षा को सामाजिक, गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया माना है। शिक्षा को सामाजिक, गतिशील और विकास की प्रक्रिया माना है। आज सभी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के इस बात से सहमत हैं, परंतु शिक्षा के कार्यों को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और संभावनाओं की पूर्ति तक सीमित करने के उनके विचार से कोई सहमत नहीं है। शिक्षा तो एक बहुउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। आज सभी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के इस विचार से तो सहमत हैं कि शिक्षा को मनुष्य के जीवन की अभिन्न प्रक्रिया, शिक्षा मनुष्य के जीवन की अभिन्न प्रक्रिया है, साथ ही साथ यह सामाजिक, गतिशील और विकास की प्रक्रिया है। इससे सभी शिक्षा शास्त्री सहमत हैं, परंतु शिक्षा के कार्यों को पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और संभावनाओं की पूर्ति तक सीमित करने के उनके विचार से कोई शिक्षा शास्त्री सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक बहुउद्देश्य प्रक्रिया है। इसके शिक्षा के एक उद्देश्य होकर के अनेक उद्देश्य हैं। जैसे शिक्षा के कुछ उद्देश्य, जैसे हम कहते हैं जीविकोपार्जन का उद्देश्य, संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, खेल की क्रियाओं से संबंध करने का उद्देश्य। इस तरह से शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। बाल केंद्रीयता का उद्देश्य, एकीकृत शिक्षा के एकीकरण का उद्देश्य। इस तरह से शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होकर के शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। शिक्षा मनुष्य में सामाजिक भावना का विकास करती है, नैतिक भावना का विकास करती है, चारित्रिक विकास करती है, बौद्धिक विकास करती है, सौंदर्यात्मक विकास करती है। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। पेपर 2 में आप शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य विस्तृत रूप में पढ़ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं जॉन डीवी ने के दर्शन में जॉन डीवी ने शिक्षा के जो उद्देश्य बताए थे
उसका अब हम मूल्यांकन करते हैं। तो डीवी जीवन को परिवर्तनशील मानते हैं। डीवी के दर्शन में मैंने आपको बताया है कि सत्य परिवर्तनशील है, सामाजिक मूल्य परिवर्तनशील है, मनुष्य के मूल्य परिवर्तनशील है। तो डीवी जो है वो जीवन को परिवर्तनशील मानते हैं। उपयोगिता भी परिवर्तनशील है, किसी भी चीज़ की उपयोगिता आज है कल नहीं है, तो उपयोगिता भी जो है वह परिवर्तनशील है। तो डीवी जीवन को परिवर्तनशील मानते थे। इनका तर्क था कि परिवर्तनशील जीवन के अपरिवर्तनशील उद्देश्य कैसे हो सकते हैं। डीवी तर्क देते थे कि जब जीवन परिवर्तनशील है तो उद्देश्य भी परिवर्तनशील होंगे, उद्देश्य कैसे अपरिवर्तनशील रह सकते हैं। मुझे भी ये तर्क डीवी का सैटिस्फाइड कर रहा है। डीवी जीवन को परिवर्तनशील मानते थे और तर्क देते हैं कि परिवर्तनशील जीवन के अपरिवर्तनशील उद्देश्य कैसे हो सकते हैं, अर्थात जीवन के उद्देश्य भी बदलते हैं, परिवर्तनशील हैं। अतः शिक्षा के भी कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। शिक्षा के भी कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं, परंतु इन्होंने स्वयं शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें है पहला अनुभवों का पुनर्निर्माण एवं समायोजन की क्षमता, दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक कुशलता का विकास, और तीसरा बताया है लोकतंत्रीय जीवन में प्रशिक्षण। डीवी शिक्षा के उद्देश्यों को परिवर्तनशील मानते हैं, परंतु इन्होंने स्वयं शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला बताया है अनुभवों का पुनर्निर्माण और समायोजन करने की क्षमता, दूसरा बताया है सामाजिक कुशलता का विकास, और तीसरा बताया है लोकतंत्रीय जीवन में प्रशिक्षण। और इन्हीं तीनों उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षा के प्रायः सभी उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास और लोकतंत्र की शिक्षा को समाहित किया गया है। इन्हीं तीनों उद्देश्य के अंतर्गत प्रायः शिक्षा के सभी उद्देश्यों को, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास और लोकतंत्रीय विकास को समाहित किया गया है। बस मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को इसमें समाहित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जीवी आत्मा परमात्मा के अध्ययन को व्यवहारिक नहीं मानते थे, आत्मा परमात्मा की खोज को व्यवहारिक नहीं मानते थे। उसके स्थान पर वे जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करने को कहते थे। तो डीवी ने शिक्षा के जो 3 उद्देश्य बताए हैं, अनुभवों का पुनर्निर्माण एवं समायोजन करने की क्षमता, दूसरा सामाजिक कुशलता का विकास और तीसरा लोकतंत्रीय जीवन में प्रशिक्षण, इन्हीं तीनों उद्देश्य के अंतर्गत, इन्हीं तीनों उद्देश्य के आसपास शिक्षा के सभी उद्देश्य समाहित होते हैं। शिक्षा के सभी उद्देश्य घूमते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, लोकतंत्रीय विकास, व्यावसायिक विकास। और डीवी के शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं आता है। मनुष्य का भौतिक विकास तो आता है, बौद्धिक विकास तो आता है, भौतिक विकास तो आता है, सांस्कृतिक विकास आता है, लोकतंत्रीय विकास आता है, परंतु आध्यात्मिक विकास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि डीवी आत्मा परमात्मा की खोज को निरर्थक मानते थे। उसके स्थान पर वो जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करने पर बल देते थे।
डीवी एक और तो शिक्षा के कोई उद्देश्य निश्चित नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर लोकतंत्र के प्रशिक्षण की बात करते थे। डीवी लोकतंत्र के समर्थक थे। एक और वो शिक्षा के कोई उद्देश्य निश्चित नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर डीवी एक और शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर लोकतंत्र में प्रशिक्षण की बात करते थे, जो कि दोनों एकदम परस्पर विरोधी हैं। हमारी अपनी दृष्टि से किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होने चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। सुनिश्चित उद्देश्य के अभाव में औपचारिक शिक्षा का विधान नहीं किया जा सकता है। समय के अनुसार इनके स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समय के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वह तो होते ही रहेगा और होता भी है, क्योंकि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का देश काल परिस्थिति के अनुसार देश की आवश्यकता, उसके उद्देश्य बदलते रहते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य इसके आधार पर परिवर्तित होते रहता है और ऐसा हो भी रहा है। कल संसार में अधिकतर देश, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि संसार के अधिकतर देश राजतंत्र अथवा कुलीन तंत्र था। तब इसकी शिक्षा दी जाती थी कि राज्य के लिए अंधे राष्ट्रभक्त कैसे तैयार किए जाएं, और किया भी जाता था, जो अपनी राजा के लिए कुछ भी कर गुजरते थे और राजा का ही बेटा राजा बनता था, भले ही वह गोद में ही क्यों ना हो, राजकाज करने योग्य ना हो, लेकिन उसके स्थान पर कोई और नहीं बैठता था। राजा का पुत्र ही राजा बनता था और इसका कोई विरोध भी नहीं होता था, क्योंकि तब ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी, अंधे राष्ट्रभक्त तैयार किए जाते थे। परंतु आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतंत्रीय प्रणाली है, अतः इनमें लोकतंत्र की, ऐसे देशों में लोकतंत्र की शिक्षा दी जाती है और जागरूक राष्ट्रभक्त तैयार किए जाते हैं। लोकतंत्र में अंधे राष्ट्रभक्त नहीं तैयार किए जाते हैं, जागरूक राष्ट्रभक्त तैयार किए जाते हैं। अब हम डीवी के शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसकी समीक्षा करते हैं। ये तो हो गया शिक्षा के उद्देश्य की समस्या, शिक्षा के उद्देश्य की समीक्षा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब हम मूल्यांकन करते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या की। डीवी महोदय ने शिक्षा की पाठ्यचर्या की कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। इस संबंध में भी इनका यही तर्क था कि परिवर्तनशील समाज की शिक्षा भी, इस संबंध में भी इनका यही तर्क था कि परिवर्तनशील समाज की शिक्षा में अपरिवर्तनशील पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है, क्योंकि समाज जो है वह परिवर्तनशील है। समाज के उद्देश्य, समाज की मान्यताएं बदलती रहती हैं, तो परिवर्तनशील समाज में अपरिवर्तनशील पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है। परंतु उसके बावजूद इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए, जैसे रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत अर्थात बालक को उसकी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम देना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार सिलेबस तैयार करना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत अर्थात वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसका समाज में, बालक के जीवन में कोई उपयोग हो, जिसकी उपयोगिता हो, जिसकी व्यवहारिकता हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात क्रिया करके, लर्न बाय एक्टिविटी,
बालक को क्रिया के द्वारा शिक्षा देना। सहसंबंध का सिद्धांत मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया के साथ संबंध स्थापित करना। लचीलेपन का सिद्धांत मतलब पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, ताकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो डीवी ने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए थे, जैसे रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। आज किसी भी देश की शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण डीवी के इन्हीं सिद्धांतों पर होता है। आज किसी भी देश में शिक्षा के सिद्धांतों का पाठ्यक्रम का निर्माण आज किसी भी देश में शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र में हम डीवी महोदय के बहुत ऋणी हैं, परंतु हमें डीवी की यह बात मान्य नहीं होती है कि धर्म और नैतिकता का वास्तविक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। डीवी के सभी शिक्षा सिद्धांत सही है, परंतु यह बात गले के नीचे नहीं उतरती है कि धर्म और नैतिकता की वास्तविक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्हें स्थान नहीं देना चाहिए। डीवी ने शिक्षा को जो पाठ्यक्रम बताया उसमें आध्यात्मिक शिक्षा को गौण कर दिया। वे पाठ्यक्रम में धर्म को, नीति शिक्षा को स्थान नहीं देते थे। हमारा अपना ऐसा अनुभव है कि धर्म और नैतिकता का पालन करने से मनुष्य का भौतिक जीवन भी सुख और शांति से पूर्ण होता है, और यह आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य इसी से आत्मिक शांति प्राप्त करता है। अतः पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिकता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए। अब हम देखते हैं शिक्षण विधियों का हम मूल्यांकन करते हैं। डीवी ने जो शिक्षण विधियां बताई थी वो कितना उपयोगी है उसका हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण विधियां तो मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो सीखने के संबंध में डीवी ने कई तथ्य उजागर किए हैं। पहला यह कि सीखने के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक है। पहला तर्क यह है कि सीखने के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक है। दूसरा यह कि सीखने की क्रिया तभी प्रारंभ होती है जब सीखने वाले को सीखने में रुचि हो। किसी को भी हम बाय फोर्स बाहर से ज्ञान उसके दिमाग में नहीं ठूस सकते हैं जब तक उसकी खुद की इच्छा न हो। तो सीखने की क्रिया तभी प्रारंभ होती है जब सीखने वाला सीखने में रुचि रखता हो। और तीसरा यह कि बच्चे उसी को सीखने में रुचि रखते हैं जिसका उनके वास्तविक जीवन से संबंध होता है। डीवी ने सीखने के कई तथ्य उजागर किए, जिसमें पहला कि सीखने के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक है। दूसरा यह कि सीखने की क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब सीखने वाला सीखने में रुचि लेता हो। और तीसरा यह बताया कि बच्चे को, बालक को उसी को सीखने में रुचि होती है जिसका वास्तविक जीवन से संबंध होता है। चौथा यह कि कोई भी व्यक्ति तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए क्रियाशील हो। कोई भी व्यक्ति तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए क्रियाशील हो। और पांचवा, बच्चे किसी भी तथ्य को समग्र रूप से ग्रहण करते हैं। पांचवा यह कि बच्चे किसी भी तथ्य को समग्र रूप से ग्रहण करते हैं। इस दृष्टि से डीवी सबसे अधिक बल सीखने की वास्तविक परिस्थितियों के निर्माण, सीखने की वास्तविक परिस्थितियों के निर्माण और स्वयं के अनुभव से सीखने पर बल देते हैं। स्वयं करके मतलब क्रिया द्वारा, स्वयं के अनुभव से
सीखने पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि से सीखने सिखाने की प्रयोग विधि ही सबसे उत्तम विधि है। डीवी के दृष्टि में सीखने सिखाने के लिए प्रयोग विधि ही सबसे उत्तम विधि है। डीवी प्रयोग विधि पर जोर देते हैं। इसमें बच्चों को अवलोकन, प्रयोग विधि में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बालक खुद ऑब्जर्वेशन करता है। क्रिया मतलब किसी भी चीज़ को वो खुद करके, छू के, महसूस करके देखता है। स्व अनुभव, अपना अनुभव और तर्क, निर्णय और परीक्षण सभी के अवसर उसको मिलते हैं। डीवी प्रयोग विधि पर जोर देते हैं क्योंकि वे प्रयोग विधि को सबसे उत्तम विधि मानते हैं, क्योंकि इससे बच्चे स्वयं अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्रिया करते हैं, स्व अनुभव करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय करते हैं और परीक्षण के उन्हें सारे अवसर मिलते हैं। डीवी के उपरोक्त शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर इन्हीं के शिष्य किलपैट्रिक, डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। डाल्टन आदि शिक्षण की नवीन प्रणालियों में डीवी के शिक्षण सिद्धांत पर ही आधारित है। डीवी के शिक्षण सिद्धांत पर ही इनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। डाल्टन आदि शिक्षण की नवीन प्रणालियां भी डीवी के शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। कभी डीवी के इन शिक्षण विधियों की बहुत चर्चा थी, परंतु आज उससे भी अधिक प्रभावशाली शिक्षण विधियों का निर्माण अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने किया है। परंतु सीखने के लिए सामाजिक पर्यावरण अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्व डीवी ने दिया। डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में सचमुच ये अद्भुत कार्य किया है। सचमुच उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। ये इनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम देखते हैं अनुशासन। डीवी के अनुशासन का हम मूल्यांकन करते हैं। डीवी ने क्या अनुशासन बताए थे शिक्षा में। डीवी के अनुसार अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत, मतलब समाज के अनुसार समाज सम्मत सोचने और व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करती है। इनके अनुसार अनुशासन का उद्देश्य एक ऐसे समाजीकृत व्यष्टि, सोशलाइज्ड इंडिविजुअल, समाजीकृत व्यष्टि, सोशलाइज्ड इंडिविजुअल का निर्माण करना है जो सामाजिक हित में अपना योगदान दे सके। डीवी के अनुसार अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत, समाज के अनुसार, समाज सम्मत मतलब समाज के अनुसार सोचने और व्यवहार करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। इनके अनुसार अनुशासन का उद्देश्य एक ऐसे सोशलाइज्ड इंडिविजुअल का निर्माण करना है जो सामाजिक हित में अपना योगदान दे सके, और यह तभी संभव है जब व्यष्टि के हृदय में, व्यष्टि मतलब व्यक्ति के हृदय में दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए प्रेम हो, दया हो, त्याग की भावना हो। डीवी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की भावना का विकास लोकतंत्रीय पर्यावरण में ही किया जा सकता है। डीवी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की भावना का निर्माण हम लोकतंत्रीय पर्यावरण में ही कर सकते हैं, दंड के भय से नहीं।
दंड से तो क्रोध और घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, अनुशासन के नहीं। डीवी की यह बात अनुभव सिद्ध है। डीवी ने यह जो बात कहा कि प्रेम, दया और त्याग की भावना लोकतंत्रीय पर्यावरण में ही संभव है। दंड से तो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, अनुशासन का भाव उत्पन्न नहीं होता है। डीवी की यह बात अनुभव सिद्ध है कि डंडे के भय से सच्चे अनुशासन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। डीवी की यह बात अनुभव सिद्ध है, 100% अनुभव सिद्ध हुआ कालांतर में कि भय से सच्चे अनुशासन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक व्यक्ति भयग्रस्त है, आपके अंडर में है, तब तक वो आपको बर्दाश्त करेगा। जिस दिन वह आपके अंडर से निकल गया, जिस दिन उसका आपसे भय खत्म हो गया, उस दिन वह विद्रोह कर देगा। इनका यह विचार भी सही है कि अनुशासन एक आंतरिक भावना है अथवा शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत आचरण करने की प्रेरणा देती है, और इस भावना अथवा शक्ति का विकास सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होता है। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना का निर्माण सामाजिक वातावरण में ही विकसित होता है, सामाजिक वातावरण में ही अनुशासित होता है। ऐसे पर्यावरण में अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता जहाँ व्यक्ति समाज में रहता है। समाज में रहने से व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना, दया की भावना, त्याग की भावना का विकास होता है। बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। आज विद्यालयों में ऐसे ही पर्यावरण के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार विकसित अनुशासन को डीवी ने स्व अनुशासन की संज्ञा दी। इस प्रकार से जो अनुशासन विकसित होता है उसको डीवी ने स्व अनुशासन की संज्ञा दी। यही अनुशासन का सच्चा रूप हम मानते हैं। डीवी भी अनुशासन का यही सच्चा रूप मानते थे। आगे हम देखते हैं शिक्षक के संबंध में डीवी का मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने शिक्षक को अधिक महत्व दिया और रूसो ने शिक्षार्थी को अधिक महत्व दिया, परंतु डीवी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को समान महत्व दिया। शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने शिक्षक को अधिक महत्व दिया, रूसो ने शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी को अधिक महत्व दिया, परंतु डीवी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को महत्व दिया। इनके अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है कि बच्चे उसकी क्रियाओं में भाग लेते हुए, डीवी के अनुसार विद्यालय में ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है कि बालक उसकी क्रियाओं में भाग लेते हुए अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सके और उनमें अपने व्यवहारिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये शिक्षकों को, एक बार और सुन लीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने शिक्षक को, रूसो ने शिक्षार्थी को महत्व दिया, परंतु डीवी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को बराबर महत्व दिया। इनके अनुसार शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जिससे बालक उसकी क्रियाओं में भाग लेते हुए, शिक्षक का काम ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक भाग लेते हुए अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके
अपने आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सके और उनमें अपने व्यवहारिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं के संपादन करने के लिए रुचि और कौशल का विकास कर सकें। ये शिक्षकों को शिक्षार्थियों पर अपने आदर्श थोपने की छूट नहीं देते। डीवी का शिक्षा दर्शन इस पर आधारित नहीं है कि शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों पर अपने आदर्श, अपने विचार को थोपे, जबरदस्ती बाहर से बालक को ठूंस दे। उस पर डीवी यकीन नहीं करते थे। उसके स्थान पर ऐसे पर्यावरण के निर्माण की अपेक्षा करते थे जिसमें शिक्षार्थी अपने आदर्शों का चयन स्वयं कर सके, ऐसे पर्यावरण का निर्माण करने की अपेक्षा डीवी शिक्षकों से रखते थे। आज अधिकतर शिक्षा शास्त्री शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को समान महत्व देते हैं, परंतु वे डीवी के इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि शिक्षक का कार्य केवल ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जिसकी क्रियाओं में भाग लेकर बालक अपनी समस्याओं का स्वयं हल ढूंढे, अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं का स्वयं हल करना सीखे। इनका तर्क है कि बच्चे सब कुछ अपने अनुभवों से ही नहीं सीखते। बाकी शिक्षा शास्त्री तर्क देते हैं कि बालक सब कुछ अपने अनुभवों से ही नहीं सीखता है, फिर हमें दूसरों के अनुभवों का भी लाभ उठाना चाहिए। शिक्षक को आज ये दोनों ही कार्य करने होते हैं। ये हो गया शिक्षक का मूल्यांकन। अब हम देखते हैं शिक्षार्थी का डीवी ने क्या मूल्यांकन, डीवी के शिक्षा दर्शन में डीवी ने शिक्षार्थी के लिए जो बताया उसका हम मूल्यांकन करते हैं। डीवी लोकतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास करते थे। ये एक और व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करते थे और दूसरी ओर उसे सामाजिक व्यक्ति बनाने पर बल देते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। डीवी लोकतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास करते थे। एक और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करते थे, वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति को सामाजिक बनाने पर भी बल देते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक बालक को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वह अपना और समाज दोनों का अधिकतम विकास कर सके। डीवी चाहते थे कि प्रत्येक बालक को उसकी योग्यताओं का उच्चतम विकास करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वह अपना और समाज दोनों का उच्चतम विकास कर सके और समाज का हित कर सके। आज संसार में जहाँ भी लोकतंत्र शासन प्रणाली है, आज समाज में जहाँ भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, वहाँ बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता, उनकी रुचि, अभिरुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता है। उनकी योग्यता, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनकी रुचि, अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं, परंतु व्यक्ति और समाज दोनों को हितों को सामने रखकर
बालक की रुचि, अभिरुचि, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दिया जाता है, परंतु इसमें व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। यह आज की शिक्षा पर डीवी का स्पष्ट प्रभाव है। आज की शिक्षा पर डीवी का यह स्पष्ट प्रभाव है। अब हम देखते हैं विद्यालय का हम मूल्यांकन करते हैं। डीवी विद्यालयों को समाज का लघु रूप मानते थे। डीवी जो थे वो विद्यालयों को समाज का लघु रूप मानते थे। ये विद्यालय में समाज के जटिल रूप को नहीं अपितु उसके सरल रूप को उपस्थित करने के पक्ष में थे। डीवी जो थे ये विद्यालय में समाज के जटिल रूप को नहीं वरन सरल रूप को प्रस्तुत करने के पक्ष में थे। ऐसे स्वरूप के वे पक्षधर थे जो बालकों के प्रकृति के अनुकूल हो। विद्यालय के ऐसे स्वरूप के ये पक्षधर थे जो बालकों के प्रकृति के अनुकूल हो। ये विद्यालय को ज्ञान की दुकान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। ये उन्हें एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखना चाहते थे जिनमें बच्चे स्वक्रिया और स्व अनुभव द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। इनका स्पष्टीकरण था कि विद्यालयों से इस जीवित सामाजिक पर्यावरण में बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास होता है। विद्यालय और समाज के संबंध को स्पष्ट करते हुए डीवी कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज के सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में समाज के सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे शिक्षा के प्रचार और प्रसार में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु विद्यालय को समाज का लघु रूप कहकर डीवी ने एक भ्रम पैदा कर दिया। विद्यालय को समाज का लघु रूप कहकर डीवी ने इस पर एक भ्रम पैदा कर दिया। डीवी के अनुसार विद्यालयों में वास्तविक जीवन की क्रियाएं होनी चाहिए, परंतु इस संदर्भ में हमें यह कहना है कि यदि जो बाहर है वही विद्यालय में हुआ तो विकास कैसे होगा। डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप कहकर समाज में एक भ्रम पैदा कर दिए। डीवी के अनुसार विद्यालयों में वास्तविक जीवन की क्रियाएं होनी चाहिए, परंतु मेरा ऐसा मानना है इस संदर्भ में कि यदि बाहर जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, वही विद्यालय के भी अंदर यदि हुआ तो बालकों का विकास कैसे संभव है। विद्यालय में तो समाज की वास्तविक स्थिति से आगे एक उच्च अर्थात आदर्श स्थिति की बात हमें सोचनी चाहिए। विद्यालय में समाज की वास्तविक स्थिति से आगे एक उच्च और आदर्श स्थिति, आदर्श पर्यावरण की बात हमें सोचनी चाहिए। वैसी बात विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। ये हुआ डीवी के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन। शैक्षिक चिंतन के मूल्यांकन के बाद हम देखते हैं कि डीवी ने शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष भी बतलाए हैं। डीवी ने शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष भी बतलाए हैं, जिसमें पहला है जन शिक्षा, दूसरा है स्त्री शिक्षा, तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा, चौथा है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। शिक्षा के अन्य पक्ष में हम पहला देखते हैं जन शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में जाति, रंग, लिंग और अर्थ आदि के भेदों को समाप्त करने में डीवी का बड़ा योगदान रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में जाति, रंग, लिंग और अर्थ आदि के भेदभाव को समाप्त करने में डीवी का बहुत योगदान रहा है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और समान अवसर मिलने चाहिए। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और समान अवसर मिलना चाहिए। इससे सार्वभौमिक शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। इससे सार्वभौमिक शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला और प्रायः सभी लोकतंत्रीय देशों में शिक्षा सबके लिए सुलभ किया जा रहा है। आज लगभग प्रायः सभी लोकतंत्रीय देशों में शिक्षा सबके लिए सुलभ किया जा रहा है। हमारे देश में भी सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा विद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और भी स्कूलों में बालकों की उपस्थिति रहे, इसके लिए मिड डे मील योजना, साइकिल योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। दूसरा है स्त्री शिक्षा। डीवी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते थे और दोनों के लिए समान शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। डीवी स्त्री शिक्षा, रूसों के समान डीवी स्त्रियों को घर तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। डीवी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते थे। पुरुषों के समान वह स्त्रियों को भी समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना चाहते थे। इनके विचार से उस समय पाश्चात्य जगत में स्त्री शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ। इनके समय में पाश्चात्य जगत में स्त्री शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। आज तो पूरा संसार इनके इस मत का पक्षधर है कि स्त्रियों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हम भारतीय भी डीवी के इस विचार से सहमत है। हमारे देश में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, यूं डीवी ने व्यावसायिक शिक्षा को अलग से कोई महत्व नहीं दिया। डीवी ने व्यावसायिक शिक्षा को अलग से कोई महत्व नहीं दिया। ये इसे सामाजिक कुशलता के अंतर्गत ही रखते थे। डीवी व्यावसायिक शिक्षा को सामाजिक कुशलता के अंतर्गत ही रखते थे, परंतु इससे व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझा जाना चाहिए। आज तो ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में इतना विकास हो गया है कि अब किसी भी देश में व्यावसायिक शिक्षा का विधान स्वतंत्र रूप से किया जाता है। आज के युग में, ज्ञान विज्ञान के युग में, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक क्षेत्र का इतना विकास हो गया है कि अब कोई भी देश व्यावसायिक शिक्षा का विधान स्वतंत्र रूप से करता है। डीवी के समय डीवी व्यावसायिक शिक्षा पर तो बल देते थे, परंतु व्यावसायिक शिक्षा का उन्होंने अलग से विधान नहीं किया था। वो सामाजिक कुशलता के अंतर्गत ही व्यावसायिक शिक्षा को रखते थे। तो पहला हुआ जन शिक्षा, दूसरा हुआ स्त्री शिक्षा, तीसरा हुआ व्यावसायिक शिक्षा और चौथा है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। शिक्षा के अन्य पक्ष में पहला हमने देखा जन शिक्षा, दूसरा स्त्री शिक्षा, तीसरा व्यावसायिक शिक्षा और चौथा है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। डीवी धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनावश्यक मानते थे। डीवी जो थे वे धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनावश्यक मानते थे। क्यों? क्योंकि वे व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे और उसी शिक्षा को वे मानते थे जिसकी उपयोगिता हो, जिसकी व्यवहारिकता हो। आत्मा, परमात्मा, धर्म, ईश्वर क्या है, ईश्वर प्राप्त करने के क्या साधन है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इन सब बातों को वो निरर्थक मानते थे। उनका मानना था कि इसका हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है।
इसलिए डीवी धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनावश्यक मानते थे। इनका तर्क था कि वास्तविक जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। डीवी का तर्क था कि वास्तविक जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस संदर्भ में हम डीवी के विचारों से सहमत नहीं हैं। पारलौकिक दृष्टि से धर्म और नैतिकता की उपयोगिता के बारे में दावे के साथ भले ही कुछ नहीं कहा जा सकता है। पारलौकिक दृष्टि से धर्म और नैतिकता के विषय में, उसकी उपयोगिता के विषय में दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, परंतु लौकिक दृष्टि से धर्म और नैतिकता की उपयोगिता निश्चित रूप से है। पारलौकिक दृष्टि से तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु लौकिक दृष्टि से धर्म और नैतिकता की उपयोगिता निश्चित रूप से है। धर्म और नैतिकता ही मनुष्य को मनुष्य से, धर्म और नैतिकता की शिक्षा ही मनुष्य को पशु से मनुष्यत्व की ओर अग्रसर करती है। धर्म और नैतिकता की शिक्षा से ही मनुष्य और पशु से अलग है। मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर, पशु से मनुष्यत्व की ओर धर्म की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा ही ले जाती है। इनसे ही हमारे आचार विचार को उचित दिशा मिलती है। धर्म और नैतिकता की शिक्षा से ही हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार को उचित दिशा मिलती है। आज अधिकतर शिक्षा शास्त्री धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, परंतु यह शिक्षा संकीर्ण नहीं होगी, समग्र रूप से मानव हित पर आधारित होगी। आज अधिकतर शिक्षा शास्त्री जो हैं वह धार्मिक और नैतिक शिक्षा को आवश्यक मानते हैं, परंतु यह शिक्षा संकीर्ण नहीं होगी, समग्र रूप से मानव हित पर आधारित होगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको डीवी के शैक्षिक मूल्यांकन स्पष्ट हो गया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछने हो, इसमें कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।